नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आप देख रहे हैं शिक्षा टाउन। साथियों, आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत का भौगोलिक परिचय। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के नए बैच कोर्स के बारे में। जी हां साथियों, अगर आप यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारा बैच कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैच कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। साथियों, इस बैच कोर्स की जो फीस है वो है मात्र 499 रुपए। कंप्लीट यहाँ पर आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आपको पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। साथियों, इसके अलावा अभी तक अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर ये क्यूआर कोड दिए हैं, इनको स्कैन करके आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है भारत का भौगोलिक परिचय। साथियों, भारत के विभिन्न नाम हैं। भारत को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। और भारत को हिंदुस्तान जो ये नाम है ये किनके द्वारा दिया गया, तो याद रखेंगे भारत को जो ये नाम है हिंदुस्तान, ये दिया गया है ईरानियों के द्वारा। जब ईरान के लोग भारत आए जब ईरान के लोग भारत आए तो ये नॉर्थ वेस्ट से आए। किधर से आए? नॉर्थ वेस्ट से आए। और इन्होंने भारत आते समय सिंधु नदी को क्रॉस किया। किसको क्रॉस किया? सिंधु जो नदी है उसको क्रॉस किया। और सिंधु नदी को जो ईरान के लोग थे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस कहा। क्या कहा? हिंदोस कहा। और इसी हिंदोस से इन्होंने अपने देश का नाम जो है वो रख दिया हिंदुस्तान। साथियों, उसके बाद में जो इंडिया नाम है ये यूनानियों के द्वारा दिया गया है। इंडिया जो नाम है किसके द्वारा दिया गया है? यूनानियों के द्वारा दिया गया है। ये लोग भी जब भारत आए नॉर्थ वेस्ट से आए, यानी कि उत्तर पश्चिम से आए, और इन्होंने जब सिंधु नदी को क्रॉस किया तो सिंधु नदी को इन्होंने इंडस कहा। ठीक है, यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस कहा। और इसी इंडस से इन्होंने अपने देश का नाम जो है, तो अपने देश का नाम है वो इंडिया रख दिया। साथियों, उसके बाद में आर्य जो लोग हैं उन्होंने अपने देश का नाम रखा भारतवर्ष। जब आर्य लोग आए नॉर्थ वेस्ट से तो यहाँ पर वो भरत जन से मिले, एक कबीला था जिनके राजा का नाम भरत था, और उनके नाम से ही इन्होंने अपने देश को भारतवर्ष जो है वो कहकर पुकारा। तो याद रखेंगे ये तीनों लोग जो है किधर से आए हैं? ये तीनों ही जो लोग हैं वो आए हैं नॉर्थ वेस्ट से, यानी कि उत्तर पश्चिम से। और इन्होंने उत्तर पश्चिम में भारत में प्रवेश करने पर सबसे पहले जिस नदी को क्रॉस किया उस नदी का नाम था सिंधु। उस नदी का नाम क्या था? सिंधु। ईरान के लोगों ने सिंधु को क्या कहा है? हिंदोस, उसी से नाम रखा हिंदुस्तान। और जो यूनान के लोग हैं उन्होंने सिंधु को कहा इंडस, और उससे अपने देश का नाम रखा इन्होंने इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन समय में जो भारत है वो किसका पार्ट था, तो अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, ऐसे ही पुराने समय में केवल एक महाद्वीप जो है वो हुआ करता था साथियों। और उस महाद्वीप को हम लोग बोलते थे पैंजिया। पहले जितने भी महाद्वीप हैं वो सब एक ही में जुड़े हुए थे, उसको संयुक्त रूप से पैंजिया कहा जाता था। और सिर्फ एक ही महासागर जो था पुराने समय में जिसको कहा जाता था पैंथालासा। तो एक ही महाद्वीप था जिसको पैंजिया बोलते थे, और एक ही महासागर था जिसको बोला जाता था पैंथालासा। बाद में पेंजिया जो है उसके 2 टुकड़े हुए। पेंजिया का जो एक टुकड़ा है वो कहलाया लॉरेशिया, या फिर इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं। ठीक है, लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड। और दूसरा जो टुकड़ा है वो कहलाया गोंडवाना लैंड। दूसरा टुकड़ा क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है ना वो पहले किसका पार्ट था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारत है वो पहले गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो अफ्रीका और इंडिया है वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो जब पैंजिया था ना तब ये अफ्रीका और इंडिया आपस में जुड़ा हुआ था। बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अफ्रीका से भारत जो है वो अलग हुआ, और उसके बाद में ये टेथिस सागर क्रॉस करते हुए आज जहाँ पर भारत है उस जगह पर ये पहुंचा। और यहाँ पर जुड़ने के दौरान ही ये जो टेथिस नामक सागर है, यहाँ पर एक विशाल पर्वत जो है जिसका निर्माण होता है, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो आज जहाँ पर अब हिमालय पर्वत देख रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन समय में क्या था? टेथिस नाम का एक जो है वो सागर हुआ करता था। साथियों, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत है इसकी विश्व में क्या स्थिति है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत है उसकी विश्व में क्या स्थिति है, तो आप देख रहे हैं कि ये है भूमध्य रेखा। ठीक है साथियों, पृथ्वी के बीच से जो है बिल्कुल गुजरती है भूमध्य रेखा। हालांकि भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती, थोड़ा सा ये और नीचे बनाएंगे हम लोग जब इसको आप मैप में देखेंगे तो।
ठीक है, यहाँ से होगी लगभग भूमध्य रेखा। तो भूमध्य जो रेखा है यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश है यानी कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, तो इसके जो ऊपर का भाग है साथियों ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भारत जो है तो वो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। ठीक है, और भूमध्य रेखा से अगर आप नीचे जाएंगे तो साथियों यहाँ पर आएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से जो नीचे का भाग है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है साथियों। इसके अलावा जो देशांतर रेखा है तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसके जो पूरब का भाग है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, यानी कि इसके दाईं तरफ का जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। और इसके जो बाईं तरफ का भाग है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में भी है, पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अगर आप लोग ग्लोब में देखेंगे तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो है उसमें स्थित है, ये भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब भारत के अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांश यानी कि जो लैटिट्यूड है, तो भारत का जो विस्तार है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड से लेकर कितने डिग्री लैटिट्यूड तक है, इसे देख लेते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है साथियों ये है 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर आपका 37.6 डिग्री उत्तर, ये भारत का लैटिट्यूड में विस्तार है, यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट तक। तो 68.7 डिग्री ईस्ट यहाँ पर हो जाएगा 68.7 डिग्री ईस्ट, और यहाँ से लेकर भारत का जो देशांतर में विस्तार है वो है 97.25 डिग्री ईस्ट। तो ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अगर हम लोग जो है पूछें कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो क्या कहलाता है, यानी कि पूरब में जो भारत का अंतिम स्थान है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं वलांगू। और ये जो वलांगू है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, इसे किबिथु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वलांगू को किबिथु के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्थित है आपका कहाँ, ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वलांगू जो है कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है इसे सरक्रीक कहा जाता है, ये गुजरात में स्थित है। और सरक्रीक को जो है इसको गुहार माता भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है यहाँ पर गुजरात में। ठीक है, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम सरक्रीक के नाम से जानते हैं। भारत का जो उत्तरी बिंदु है साथियों उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, और ये लद्दाख में स्थित है। तो ये है इंदिरा कॉल, और इंदिरा जो कॉल है ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है लद्दाख में। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, और वो स्थित है अंडमान निकोबार में। तो ये है भारत का दक्षिणी बिंदु जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये स्थित है अंडमान निकोबार में। अच्छा, भारत के दक्षिण में दो पॉइंट हैं, एक है भारत का दक्षिणी बिंदु और एक है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसे हम केप कैमोरिन कहते हैं, और ये तमिलनाडु में स्थित है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जो इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, और जो केप कैमोरिन है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। अगर आप मैप में देखेंगे तो जो अंडमान निकोबार है ये भारत की जो मेन लैंड है, यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि है उससे थोड़ा साउथ में है, उससे थोड़ा और नीचे तक है। इसीलिए भारत का दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार को कहा गया। अंडमान निकोबार में जो स्थित इंदिरा पॉइंट है उसे कहा गया, क्यों, क्योंकि अंडमान निकोबार भी भारत का ही तो पार्ट है भाई। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत का ही एक भाग है, भारत का ही एक हिस्सा है। वो भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे तक स्थित है, जैसे कि भारत की ये मेन लैंड है यहाँ तक, और अंडमान निकोबार देखोगे तो और साउथ में गया है, यानी कि और नीचे तक गया है। इसीलिए भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो अंडमान निकोबार को माना गया। लेकिन ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, और ये है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो जब भी पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, और भारत की मुख्य भूमि यानी कि मेनलैंड का दक्षिणी बिंदु तब केप कैमोरिन। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैप में देखना चाहें तो यहाँ पर एक बार हम लोग रिवाइज कर सकते हैं जल्दी से। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है
वो है वलांगू। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो वलांगू है, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है सर क्रीक। पश्चिमी बिंदु कौन है? सर क्रीक। कहाँ स्थित है सर क्रीक? सर क्रीक जो है ये स्थित है आपका गुजरात में। ठीक है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है लद्दाख में। और भारत का जो आपका दक्षिणी बिंदु है, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। वो है आपका इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है अंडमान निकोबार में। और भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है साथियों वो है केप कैमोरिन। वो क्या है? केप कैमोरिन। और केप कैमोरिन कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो आपको पता है कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल में। अगर पूछा जाए कि भारत का एशिया में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो भारत एशिया में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। पहले पे है चाइना और दूसरे पे है भारत। भारत से बड़े जो और देश हैं विश्व में क्षेत्रफल वाले, उन्हें हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? रूस, फिर है कनाडा, फिर है चीन, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में है भारत, और भारत के बाद में आता है अर्जेंटीना। तो विश्व में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं ये उनके नाम हैं। साथियों, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पे अगर हम लोग चर्चा करें तो भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान समय में राज्यों की जो संख्या है वो है 28। यानी कि स्टेट जो है भारत में वो कितने हैं? तो भारत में 28 जो है स्टेट हैं। और भारत में जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या है 8। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम है राजस्थान। ठीक है। और मैप पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका राजस्थान। और क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, वो है लद्दाख। तो ये है लद्दाख जो कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य अगर पूछें कौन है, तो वो है गोवा। सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। साथियों, अंडमान निकोबार जो है भारत के जो 2 द्वीप समूह हैं उनमें से सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, जिसकी कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर, और यह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। और एक और द्वीप समूह है भारत में जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती, और ये स्थित है अरब सागर में। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये अंडमान निकोबार है, और ये जो आप देख रहे हो ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है। अंडमान निकोबार पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में। एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और जो भूमध्य रेखा है वो इंदिरा पॉइंट के दक्षिण में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भूमध्य रेखा है वो इंदिरा पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि भूमध्य रेखा से अगर आपको इंदिरा पॉइंट तक आना है तो आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी? 876, यानी कि 876 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी होगी। साथियों, फिर हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा की। आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है इस तरीके से। तो इनको याद करने की एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं मित्र पर गमछा झार, है ना? मित्र पर गमछा झार। इससे आप उन राज्यों के नाम याद कर सकते हैं जहां से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान। तो ये हो गया मित्र पर, इतना हो गया। फिर गमछा झार, तो गा से हो जाएगा आपका गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। तो ये वो 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक है,
से आप इन राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और उसके बाद में झारखंड। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पश्चिम से पूरब की ओर जो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं उनके नाम सीरियल से लिखिए। तो मित्र पर गमछाजार, इससे आपको राज्यों के नाम तो याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे सीरियल पूछ लिया जाए तब आप कैसे बताओगे, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। जी लिखिएगा सबसे पहले, जी फॉर है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, यानी कि GRM। ठीक है ना, तो ये हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद लिखिएगा छत्तीसगढ़, फिर लिखिएगा झारखंड और उसके बाद में फिर लिखिएगा पश्चिम बंगाल। ये हो गया आपका CJP। और उसके बाद में हो गया T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। तो GRM, CJP, TM। इससे आप उन राज्यों के नाम याद कर सकते हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और ये पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम है। ठीक है, जिस हिसाब से ये भारत के मैप में स्थित हैं उस तरीके से। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारतीय मानक समय रेखा की बात करें, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा की बात करें, जहां से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो ये वो रेखा होती है जो किसी भी देश के एकदम मध्य से गुजरती है, कुछ इस तरीके से गुजरती है ये रेखा। इसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। साथियों, जो कर्क रेखा थी उसको क्या बोलते थे? कर्क रेखा को बोलते थे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना। तो भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है भारतीय मानक समय रेखा। जिन राज्यों से गुजरती है उनकी संख्या है 5: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये वो 5 राज्य हैं जहां से होकर ये भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है उत्तर प्रदेश में आंधी से छत उड़ी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, में से मध्य प्रदेश, आंधी से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, छत से हो गया छत्तीसगढ़, उड़ी से हो गया उड़ीसा। तो ये वो राज्यों के नाम हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूरे भारत का जो मानक समय है वो इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। साथियों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है इसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है साथियों, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो है कहाँ? वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, क्योंकि एक रेखा जो है, देखो भारतीय मानक समय रेखा ये देशांतर रेखा है, यानी कि इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की ओर। कर्क रेखा जो है ये एक लैटिट्यूड है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे जरूर क्रॉस करेंगी। तो पहले तो याद रखना कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों ही गुजरती हैं। ठीक है, तो कॉमन राज्य हैं 2, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है, जहां से भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। और छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और जहां पर ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस जिले का नाम है कोरिया। साथियों, कोरिया एक जिला है छत्तीसगढ़ में जहां पर ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत का पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है उसमें कितना अंतर है, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु है, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर आपका 97.25 डिग्री ईस्ट। तो लगभग 30 डिग्री का आप देख सकते हो कि अंतर है भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में। भारत का और जो पश्चिमी बिंदु है उसमें समय में कितना अंतर है, अगर आपसे पूछा जाए तो समय में 2 घंटे का अंतर है। कैसे 2 घंटे का अंतर है? तो आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर में समय में अंतर हो जाता है 4 मिनट का, और 30 डिग्री देशांतर है अगर भारत का पूर्व व पश्चिम में डिफरेंस, तो 4 गुणे 30 मिनट करोगे ये हो जाएगा 120 मिनट। और 120 मिनट कहिए या 2 घंटे कहिए बराबर ही होता है ना। तो यही रीजन है कि भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है उसमें समय में 2 घंटे का अंतर है। साथियों, भारत की स्थल सीमा की अगर बात करें तो भारत की जो स्थल सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थल सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, और भारत की जो तटीय सीमा है वो है 7,516 किलोमीटर, और भारत की जो मुख्य तटीय सीमा है वो है आपकी 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा और मुख्य तटीय सीमा में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। तो ये है द्वीपों सहित, ये है द्वीपों सहित, यानी कि इसमें जो द्वीप हैं उनको भी शामिल किया गया है।
और ये है आपकी द्वीपों रहित, यानी कि इसमें जो द्वीप वगैरह हैं, जो आइलैंड वगैरह हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों भारत में कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, और उन 9 राज्यों में जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात, और सबसे छोटी जो तट रेखा वाला राज्य है उसका नाम है गोवा। ठीक है। तो समुद्र के किनारे 9 राज्य हैं जिनमें सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है, सबसे छोटी जो तट रेखा है वो गोवा की है, और दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है ये गुजरात के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला भी राज्य है। ठीक है। याद रखना, गुजरात के बाद में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश चूंकि दक्षिण भारत में स्थित है, इसलिए दक्षिण भारत में ये सबसे लंबी तट रेखा वाला क्या है? राज्य है। साथियों भारत में कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे जो है स्थित हैं। अगर उन 9 राज्यों की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो हैं स्थित हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में 4 तटीय राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जबकि अगर हम लोग अरेबियन सी की बात करें, यानी कि अरब सागर की बात करें, तो उधर जो है आपके 5 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इनको भी याद कर लीजिएगा। साथियों सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अगर पूछे कौन है, तो सबसे लंबी जो तट रेखा है, सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात की, जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे छोटी जो तट रेखा है, सबसे छोटी जो तट रेखा है वो है किसकी? वो है आपकी गोवा की। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा, तो साथियों दक्षिण भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है आंध्र प्रदेश की। इसके अलावा गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा वाला अगर दूसरा राज्य पूछें तभी भी आंसर आंध्र प्रदेश होगा। ठीक। अब भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? पूर्वी तट हम लोग किसको बोलते हैं साथियों? पूर्वी तट हम लोग बोलते हैं जो आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित राज्य हैं उन्हें। और पश्चिमी तट हम किधर बोलते हैं? पश्चिमी तट जो है ये हम लोग बोलते हैं जो अरब सागर की तरफ स्थित राज्य हैं उन्हें। ये पूर्वी तट हो गया और ये पश्चिमी तट हो गया। तो पूर्वी तट पे साथियों राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये आपके जो हैं 4 राज्य जो हैं ये स्थित हैं पूर्वी तट पर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वहीं पश्चिमी तट पे पूछें तो यहाँ पे 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है। अगर मैप में देखना चाहिए तो मैप में एक बार मैं इनको बता देता हूँ, इनकी लोकेशन जो है वो क्या है। पूरब में शुरुआत करते हैं, तो पूरब में देखो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल। साथियों उसके बाद में हो जाएगा आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये हो गए आपके पूर्वी तट पर स्थित राज्य, और ये राज्य स्थित हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, इधर क्या है? इधर है बंगाल की खाड़ी। वहीं अगर हम लोग पश्चिम की बात करें तो साथियों पश्चिम में आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद में आपका गोवा हो जाएगा, गोवा के बाद में आपका कर्नाटक हो जाएगा, और कर्नाटक के बाद में हो जाएगा आपका केरल। ये जो राज्य हैं ये हैं आपके पश्चिमी तट पर स्थित राज्य। ये हैं आपके पश्चिमी तट पर स्थित राज्य, और ये राज्य स्थित हैं अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की तरफ। ये किधर स्थित हैं? अरब सागर की तरफ स्थित है। आगे बढ़ते हैं। साथियों भारत में पर्वत भी हैं, भारत में पठार भी हैं, रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पर्वतीय भाग का प्रतिशत कितना है, तो वो है 10.7%। भारत में पहाड़ी भाग का प्रतिशत कितना है साथियों? वो है 18.6%। पर्वतीय और पहाड़ी भाग मिला लें तब परसेंटेज कितना है, तो वो है 29.3%। तो पर्वतीय भाग है 10.7, पहाड़ी भाग है 18.6, पर्वत और पहाड़ी है 29.3, पठारी भाग है 27.7, और मैदानी भाग है 43%। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतीय भाग जो है, भारत में जो पर्वतीय भाग है उसका परसेंटेज कितना है, तो साथियों भारत में जो पर्वतीय भाग है इसका परसेंटेज है 10.7%। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो आपका
पहाड़ी भाग है उसका परसेंटेज कितना है। अगर पहाड़ी भाग का परसेंटेज पूछा जाए कि कितना है, तो पहाड़ी भाग का जो परसेंटेज है वो है आपका 18.6। ठीक है। और अगर आपसे पर्वत और पहाड़ इन दोनों को मिला लें, ठीक है, अगर पूछा जाए कि पर्वत एवं पहाड़ी इन दोनों भागों का परसेंटेज कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 29.3%। ठीक है। पठारी भाग का अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाए साथियों कि पठारी जो भाग है उसका परसेंटेज कितना है, तो पठारी भाग का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा आपका 27.7। ये आपका पठारी भाग का परसेंटेज हो जाएगा। और अगर आपसे मैदानी भाग का परसेंटेज पूछा जाए, तो मैदानी भाग का जो परसेंटेज है वो है आपका 43%। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आपको पता है कि जो भारत में द्वीप समूह हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो उनके बीच में कुछ चैनल हैं, कुछ जलडमरू मध्य हैं। ठीक है। तो अगर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चैनल्स की बात करें, तो एक आता है आपका ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल जो है साथियों, ये स्थित है इंदिरा पॉइंट में। एक 10 डिग्री चैनल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं उनके मध्य में स्थित है। मैप पे आप देख सकते हो, ये 10 डिग्री चैनल है। ऊपर वाला भाग अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। अंडमान और निकोबार में 10 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है। साथियों 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। और 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय जो है उसके मध्य में स्थित है। एक कोको चैनल भी है जो कि भारत और म्यांमार के मध्य में स्थित है। और साथियों पाक और मन्नार की जो खाड़ी है, पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगर हम लोग पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें, तो पूर्वोत्तर भारत में जो राज्य हैं इनको सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। तो क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेवन सिस्टर्स, यानी कि पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनें। इनको याद करने की एक टेक्निक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इनको याद करते हैं। तो आपको याद करना है AMMA, अम्मा NT, इस तरीके से आपको याद करना। AMMA यानी कि अम्मा NT। तो इससे पूर्वोत्तर भारत की जो 7 बहनें हैं वो आपको याद हो जाएंगी। देखो कैसे, A फॉर हो गया अरुणाचल प्रदेश, M से हो गया मिजोरम, फिर M से हो गया मेघालय, फिर M से हो गया मणिपुर, और A से हो गया असम। ये हो गया अम्मा, AMMA, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और असम। N फॉर हो गया नागालैंड, और T फॉर हो गया त्रिपुरा। तो इससे आप पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर हाँ, तो इसी तरीके के और भी सेशन हम लोग आपके लिए क्रिएट करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप यूके ट्रिपल ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे बैच कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच कोर्स को। फीस है मात्र 499 रुपये। कंप्लीट सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ PDF नोट्स और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बैच कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको www.shikshatowun.in ये हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके शिक्षा टाउन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये क्लासेस आपको हमारे शिक्षा टाउन एप्लीकेशन पे मिलेंगी, जिससे आप मोबाइल ऐप पर क्लासेस देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं ऐप के थ्रू। इसके अलावा अगर आपको लैपटॉप पे क्लासेस देखनी है, तो आप हमारी वेबसाइट www.shikshatowun.in इसके थ्रू भी क्लासेस देख सकते हैं। क्लासेस मोबाइल फ़ोन पे भी चलेंगी, साथ ही साथ आपके लैपटॉप पे भी चलेंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे अभी जुड़े नहीं हैं, तो यहाँ पर QR कोड दिए गए हैं, इनको स्कैन करके आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।